क्वेश्चन नंबर 8 है मार्बर एसोसिएट इज रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स अथॉरिटी एज अ मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन has been extracted from the record of MA for the tax period of फरवरी 2026। Purchases from registered suppliers क्या है? Raw material exempt from sales tax used in the manufacture of taxable supplies amounting to 13 million। आपने 13 मिलियन की आपने रॉ मटेरियल परचेज की। Those are units of goods specified in the third schedule purchase for 22 million। The retail price of these goods is, सर जी थर्ड स्केड्यूल आइटम पे रिटेल प्राइस पर टैक्स लगना है, ये बात तो आपको पता है। आपने जो परचेज करना है उस पर भी इतनी अमाउंट पर दिया होता है, आपने जो सेल करना है वो भी थर्ड स्केड्यूल आइटम का मतलब ही रिटेल प्राइस है। अच्छा जी, अ पैकेजिंग मशीन कॉस्टिंग 20 मिलियन एंड ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग 3 मिलियन। अच्छा, परचेज में शामिल है पैकेजिंग मशीनरी। पैकेजिंग मशीनरी पर तो इनपुट टैक्स क्लेम होगा, लेकिन ये ऑफिस इक्विपमेंट पर तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना। पढ़ाया आज आपको। Taxable goods worth 2 million were purchased from a registered wholesaler who was subsequently registered under the Sales Tax Act 1990। टैक्सेबल गुड्स जिसकी वर्थ कितनी है, 2 मिलियन, परचेज किया गया था फ्रॉम अनरजिस्टर्ड होलसेलर हु वाज सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जी, टैक्सेबल गुड्स की वर्थ क्या है, 2 मिलियन, परचेज किया गया था फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड होलसेलर हु वाज सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। टैक्सेबल गुड्स जिसकी वर्थ 2 मिलियन है, उसको परचेज किया गया था अनरजिस्टर्ड होलसेलर से। अनरजिस्टर्ड होलसेलर है तो ये फारिग है ना। सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड का बात नहीं है, जब वो उससे खरीदा गया था तो खत्म होगी बात। इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट 12,000 यूनिट्स स्पेसिफाइड थर्ड स्केड्यूल की, कस्टम ने उसकी वैल्यू असेस की है 38.4 मिलियन। रिटेल प्राइस थी 4,000 पर यूनिट। वो ये कह रहा है कि क्या करेंगे, इंपोर्ट की बात करें थर्ड स्केड्यूल आइटम। ओके, फिर टैक्सेबल गुड्स वर्थ 1.8 मिलियन फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। अच्छा, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है, इनपुट क्लेम कर लेंगे इसका, इसमें क्या दिक्कत है। फिर सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन में क्या शामिल है, 12,000 यूनिट्स ऑफ above mentioned imported goods specified in the third schedule to board on plane en route to Italy। सर अगर आपने किसी जहाज को वो दे दिया है, आइटम सप्लाई कर दिया है, सर जी फिफ्थ स्केड्यूल में लिखा हुआ है, अगर आपने किसी आइटम को ऐसी कन्वेंस को सप्लाई किया जो प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान है तो वो जीरो रेटेड होगी। चलो, ये तो हो गई जीरो रेट। अभी कौन सी आइटम है, ये 12,000 यूनिट इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात। 20,000 यूनिट्स ऑफ above mentioned goods specified in the third schedule supplied for 26 million on 4 month credit। The price is inclusive of a markup of 12% per annum। 20,000 यूनिट्स हैं above mentioned goods specified in the third schedule supplied for 26 million on 4 month credit। The price is inclusive of markup of 12% per annum। जी,
20,000 यूनिट्स ऑफ above mentioned goods and third schedule है supplied for 26 million है on fourth month credit। अच्छा, अब यहाँ पर मार्कअप शामिल है 12% का। सर आपको पता होना चाहिए कि मार्कअप तो शामिल नहीं हो सकता, हमने आपको पढ़ाया वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वैल्यू ऑफ सप्लाई में फेयर मार्केट वैल्यू होती है, मार्कअप नहीं होता। तो बेसिकली इसके अंदर मार्कअप शामिल है 12%, तो ये 1.12 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी असल वैल्यू आपको पता चलेगी, और वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। Taxable goods worth 6 million to a factory located in export processing zone। सर जी आपने 6 मिलियन की आइटम सप्लाई की हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, फर्दर सप्लाई के लिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहां पर कंजम्पशन, ये तो ये सिंपल टैक्सेबल सप्लाई। सर अगर आप सप्लाई करते कि वहां पर बन के आगे एक्सपोर्ट हो जाए तो ये जीरो रेटेड होता। सर आपने एडवांस वसूल कर लिया 8.2 मिलियन का होलसेलर से फ्यूचर सप्लाई के लिए। सप्लाई अब अप्रैल में होनी है लेकिन आपने एडवांस वसूल कर लिया है। टाइम ऑफ सप्लाई में आपको पढ़ा चुका हूँ। सर टाइम ऑफ सप्लाई तो कहता है 8.2 मिलियन, टाइम ऑफ सप्लाई तो कहता है कि 8.2, advance of 8.2 million received from a wholesaler against future supply of taxable goods। The supply will be made in April 2026। ये 8.2 मिलियन ये सप्लाई में शामिल हो जाएगा चूंकि आपने पैसे वसूल कर लिए हैं। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली और उसके बाद हम आगे चलते हैं। Supplies to unregistered person. Taxable goods supplied to a local government authority for rupees 19 million after allowing a discount of 5%, whereas the normal trade discount allowed is, अभी ये अगली बात है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को चीजें सप्लाई की हैं 19 मिलियन की, इस पर 5% डिस्काउंट था जबकि नॉर्मल डिस्काउंट 2% होता है। तो भैया असल में क्या करना है आपने, ये 19 मिलियन जो है इस पे 5% डिस्काउंट मिल गया भाई, यानी ये 0.95% है। इसको करेंगे तो 100% आ जाएगा। 2% डिस्काउंट नॉर्मल है, इसमें से 2% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी जिस पर टैक्स लगेगा। टैक्सेबल गुड्स है 1 मिलियन सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे 4% फर्दर टैक्स लगना है। लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर सप्लाई की है तो क्या उस पर फर्दर टैक्स लगना है? सर जी आपको जो पढ़ाया है आज उसमें क्लियरली एक्सेप्शंस की बात की थी और उसमें ये वाली एक्सेप्शन भी शामिल थी। उसमें ये वाली एक्सेप्शन भी शामिल थी, यानी इस पर फर्दर टैक्स नहीं लगना था ऊपर वाले पॉइंट। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करता है, 15 फरवरी को एमए ने पे किया 5 मिलियन टू सेटल द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिलेटिंग टू टैक्सेबल रॉ मटेरियल परचेज ऑन 10 अगस्त। 10 अगस्त को परचेज किया था और 15 फरवरी को पेमेंट आ रही है। सोचो तो सही, हमने पेमेंट की सेक्शन 73 हमने पेमेंट 180 दिन के अंदर अंदर करनी होती है। दिन काउंट करेंगे, अगर 180 दिन के अंदर हुआ तो फिर तो ठीक, अदरवाइज ये इनपुट टैक्स जो ऑलरेडी फरवरी में क्लेम हो गया होगा ये रिवर्स कर देंगे। ड्यूरिंग फरवरी 2026 एमए डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट वाउचर। सर जी गिफ्ट वाउचर जो है ना, सिर्फ ये देना सप्लाई नहीं होती। जब आप फ्री सैंपलिंग करेंगे तब सप्लाई होगी, ये तो वाउचर है, जब चीज देंगे तब सप्लाई होगी ना। इन द सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर अक्टूबर 2025 इनपुट टैक्स ऑन परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन वाज इनएडवर्टेंटली क्लेम्ड एट
सर जी आपने रिटर्न में गलती से 4.5 मिलियन क्लेम कर ली, जबकि करना चाहिए था 5.4 मिलियन, तो 0.9 मिलियन से कम क्लेम किया है। और अक्टूबर की रिटर्न थी। अब क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है? अब फरवरी चल रहा है, अक्टूबर की रिटर्न थी। अक्टूबर की रिटर्न थी। अक्टूबर, 6 अक्टूबर छोड़ दे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्च तक भी कर सकते थे, अप्रैल तक भी कर सकते थे। ओके, अक्टूबर का रिटर्न, इन द सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर अक्टूबर, इनपुट टैक्स ऑन परचेज, हाँ अक्टूबर के महीने की ट्रांजैक्शन थी ना, तो अक्टूबर का महीना छोड़ देंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते थे। हमारा तो मार्च है, हम इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते। लो सर, सारी एडजस्टमेंट आपके सामने डिस्कस कर दी। बताइए जरा, कैसा लग रहा है सवाल? इसके अंदर एक चीज और है, जब भी लफ्ज इंपोर्ट आए ना तो आपने चौकस हो जाना, खास तौर पे थर्ड कैजुअल आइटम की इंपोर्ट की बात है। क्योंकि यहाँ पर खास बात यह है कि ये जो 12,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स थर्ड स्केड्यूल का था, और ये इंपोर्ट किया था। क्योंकि कस्टम ने वैल्यू असेस की थी ना। इसको देखिएगा, चूंकि इंपोर्ट की जहां पर बात आए तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि कहीं ये कोई 25% वाली आइटम तो नहीं है। तो फिर अगर 25% वाली आइटम होगी, अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम हो और वो इंपोर्ट की बात कर ले, इंपोर्ट भी है, थर्ड स्केड्यूल आइटम भी है, तो यहाँ पर आप 25%, क्योंकि इसने बहुत क्लियरली आइटम नहीं बताई, लेकिन ये बता दिया कि थर्ड स्केड्यूल आइटम है और इम्पोर्ट है, तो यहाँ पर आप 25% ले लेंगे। बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें ये एक ट्रिकी पॉइंट था। बाकी बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। सर एक बार बता दीजिए, क्या सवाल समझ आ गया, करवाना शुरू करूं? क्या सवाल समझ आ गया, करवाना शुरू करूं? फीडबैक देंगे तो मैं चलूंगा ना। बच्चे कह रहे हैं 70% ईजी है, मुझे लगता है कि ये 90% ईजी है। अभी आपके साथ करता हूँ बैठ के, अभी आपको करवाना है। और मैं, मेरे लिए ये बिल्कुल एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे स्लाइड शो करूँ और आपको दिखाऊं कि ऐसे ऐसे होना था। खुद हल कराने का मकसद ही ये है कि आप बच्चों, आप एक्चुअल में अपनी आंखों के सामने देखो कि सॉल्व करना किस तरह था। सॉल्व करना किस तरह था। जी, मैं इसका सॉल्यूशन कराने लगा हूँ। मुझे जरा क्वेश्चन पेपर दे देना। ले सर, मैंने एहतियातन क्वेश्चन पेपर भी पकड़ लिया है, ताकि अगर कोई मसला हो तो वो हम देख लें। ले सर, सबसे पहले आपने लिखना है, सवाल है मार्बल एसोसिएट। मार्बल एसोसिएट्स कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल स्लैश रिफंडेबल। टैक्स पीरियड क्या है? फरवरी 2026। यहां पर हम
लिखा। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स लिख दिया। यहाँ पर आ गए वर्किंग नंबर। वर्किंग नंबर वन है आउटपुट। हाँ जी, आउटपुट टैक्स वर्किंग नंबर वन है। सप्लाईज, अच्छा मैं फिर एक वर्किंग नंबर टू होती है। इनपुट टैक्स। अच्छा जी, फिर उसके बाद वर्किंग नंबर थ्री है इनपुट टैक्स। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, थोड़ा तसल्ली से वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग टू है इनपुट टैक्स। वर्किंग नंबर थ्री है इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। चलो सर शुरू करते हैं। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। और रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स। ये रॉ मटेरियल जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स है, इसको इग्नोर करेंगे। इसको भी मिटा देते हैं, इसका मसला नहीं है। रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स, इसको इग्नोर करेंगे। फिर उसके बाद आ गया दो 20,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन द थर्ड स्केड्यूल परचेज फॉर 22 मिलियन। रिटेल प्राइस कितनी थी? 1400। सर 1400। अब आपने कहा थर्ड स्केड्यूल आइटम, रिटेल प्राइस है 1400 और आइटम थी 20,000। सर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1400, ये बन गया 28 मिलियन। यहाँ पर रुपीज इन मिलियन लिख, इसको लेंगे। फिर उसके बाद आ गया पैकिंग मशीन कॉस्टिंग। ये पैकिंग मशीन को तो आप मशीन वाली साइड पर लेंगे। वर्किंग नंबर थ्री इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। पैकिंग मशीन कितने की थी? पैकिंग मशीन, पैकिंग मशीन थी 20 मिलियन की। 20 मिलियन। ऑफिस इक्विपमेंट, इसको इग्नोर करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट पे तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। अब मैं करता ये जा रहा हूँ कि तरतीब से आइटम्स करता जा रहा हूँ, साथ साथ प्लेस करता जा रहा हूँ। टैक्सेबल गुड्स 2 मिलियन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड होलसेलर। अनरजिस्टर्ड होलसेलर इग्नोर करें। अनरजिस्टर्ड होलसेलर इग्नोर करें। फिर उसके बाद आ गया इम्पोर्ट का। 12,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन द थर्ड स्केड्यूल with a custom assessed value of
38.4 million. The retail price fixed by MMA for this goods is rupees 4,000 per unit. 12,000 यूनिट्स ऑफ गुड स्पेसिफाइड इन द थर्ड स्केड्यूल था। कस्टमर सेस वैल्यू थी, अच्छा, हाँ, इंपोर्ट किया है 12,000 यूनिट्स। सर जब आपको वो लिंक कर देते हैं ना, जब वो आपको लिंक कर देता है कि यार ये वाली आइटम ये इससे लिंक्ड है, इतना खरीदी और इतना एक्सपोर्ट कर दी, तो यहाँ पर बड़ी कीमती बात ये होती है कि फिर ये खास तौर पे आपने इसका एक्सपोर्ट रिफंड ही क्लेम करना है। ठीक हो गया। ऑल दो ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है और इम्पोर्ट किया, तो हम लगाएंगे इस पे रेट 25%। सर जी, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। import of third schedule item 12,000 यूनिट है। 12,000 यूनिट है और वैल्यू है 38.4, रिटेल प्राइस है 4,000। अच्छा मेरी बात सुनो, रिटेल प्राइस कितनी है? अब थर्ड स्केड्यूल आइटम है तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000। जी सर, क्या बनेगा? 4,000 यूनिट, 12,000 यूनिट से 4,000 है जी, ये कितना बनेगा? सर ये बनेगा 48 मिलियन। आपके रिटेल प्राइस वाले एरिया में उसने एक प्रोविजन ऐड की है और उसने ये लिखा हुआ था कि रिटेल प्राइस कम से कम 130% होगी उस वैल्यू की जो कस्टम वालों ने सेस किया। तो सर कस्टम वालों ने कितनी वैल्यू सेस की है? 38.4 मिलियन। कस्टम असेस्ड वैल्यू है रिटेल प्राइस एज पर लॉ कितनी होगी? 38.4 का 130%, कम से कम 130% होगी, तो ये वैल्यू बताइएगा कितनी है? हायर ऑफ हायर लेंगे। जो रिटेल प्राइस आपने सेट किया और जो कम से कम रिटेल प्राइस है 38.4 का 130% जी। सर जी, इसने टोटल 12,000 यूनिट की वैल्यू लिखी है ना, हमें भी 12,000 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 38.4 12,000 यूनिट की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.3 करना है, सिंपल। 49.92। उसने कहा कम से कम मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रिटेल प्राइस होगी 49.9, और आपके मुताबिक रिटेल प्राइस क्या है? 48, तो हम क्या लेंगे? 49.92 लेंगे। यार ये बड़ा ट्रिकी पार्ट था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और मेरे मुताबिक इस सवाल का एक कीमती हिस्सा था कि आपने वो रिटेल प्राइस की डेफिनेशन में उसने एक प्रोविजन ऐड की और बच्चों ने ना रिटेल प्राइस की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी ना उन्हें उस प्रोविजन याद थी, हालांकि यहाँ पर उसने वो अप्लाई करवा दी थी। फिर इंपोर्ट में अगली बात आ गई कि भाई उसने कहा इंपोर्ट में क्या किया है, 1.8 मिलियन है क्लीनिंग मटेरियल का। क्लीनिंग वन क्लीनिंग था 1.8, तो वो हमने एज इट इज ली।
अब चूंकि ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है और ये इंपोर्ट पे, तो इस पे रेट भी 25% लगना है। रेट भी 25% लगना है, लेकिन अभी हम उस पॉइंट पर नहीं गए। अभी तो हम परचेजेस की वर्किंग कर रहे हैं, जब टैक्स की करेंगे तो वो तब कर लेंगे। अच्छा जनाब, ये मैंने आपको इंपोर्ट तक की सारी बात बता दी। अब मैं आगे चल रहा हूँ, और सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन में सबसे पहली बात है 12,000 यूनिट्स ऑफ अबव मेंशन इंपोर्टेड गुड्स। ये ऊपर वाले इंपोर्टेड गुड्स हैं, ये आपने सप्लाई किए हैं प्लेन एंड रूट टू इटली। सर, यहाँ पर एक वर्किंग कर देते हैं, वर्किंग नंबर 4, एक्सपोर्ट। सर, एक्सपोर्ट की 12,000 यूनिट्स, थर्ड स्केड्यूल आइटम, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग है। इसमें टैक्स कितना बना? फिर यहाँ पर वही सेम ये वाली आइटम है सर। रिटेल प्राइस 4 पॉइंट, सॉरी 48 मिलियन। और मिनिमम रिटेल प्राइस 49.92। इसमें से आप लेंगे हायर, तो ये बन गया 49.92। ये आइटम ये आपने एक्सपोर्ट की है, तो फिर एक्सपोर्ट रिफंडेबल 49.92 का 25%। ये जरा निकालिएगा, 49.92 का 25% बना 12.48। इतना एक्सपोर्ट रिफंड होना है। वैसे आपको बताऊं, इतना ही आपने पे भी किया है, और इतना ही एक्सपोर्ट का रिफंड भी होना है। अच्छा जी, अगली आइटम लिख ली आपने सप्लाई की, 20,000 यूनिट सुपर मेंशन थर्ड स्केड्यूल आइटम है, कितने का बेचा है? 26 मिलियन का, 4 माह क्रेडिट पे, इस पे 12%। यहाँ अब ये पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है। ओहो, इसको 20,000 आइटम थे, 26 मिलियन का बेचे, 26 मिलियन का बेचा है। 12% है, 1.1। ये वो वैल्यू आएगी जिस पर 18% टैक्स लगना चाहिए। 26 को डिवाइड बाय 1.12 करेंगे, जरा करके बताएं क्या वैल्यू बन रही है। इंक्लूसिव है ना, तो भाई इसमें आप क्या करेंगे? सर जी लिख दीजिए। 20, सर 1.12 बताइएगा भाई। 23.2। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अलबत्ता इस 20,000 यूनिट की रिटेल प्राइस क्या थी? रिटेल प्राइस थी 1400। तो एक तरफ 23.2 आ गया, और 1400 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, तो कितना आ गया? ये आ गया 28। सर आपको पता है थर्ड स्केजुअल आइटम है, थर्ड स्केजुअल आइटम है, तो इस केस में हमने तो रिटेल प्राइस लेनी है। डिस्काउंट वाली बात, ये वाली बात आप वर्किंग में तो दिखा सकते हो,
लेकिन आपने वैल्यू ये 28 लेनी है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड कैजुअल आइटम है। तो वैसे तो इसकी वर्किंग यही बनती थी कि 26 डिवाइड बाय 1.12 किया जाए और इसकी वैल्यू निकाली जाए, लेकिन आप खुद बताएं ना, चूंकि ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है तो हमने कौन सी प्राइस लेनी है? रिटेल प्राइस लेनी है। तो ये वाली वर्किंग जरूरत ही नहीं थी करने की। उसके बाद आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं। फैक्ट्री टैक्सेबल गुड्स वर्थ 6 मिलियन टू फैक्ट्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को सप्लाई किया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के लिए तो ये टैक्सेबल होगा, जीरो रेटेड नहीं होगा। 6 हम एज इट इज प्लेस कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे एडवांस वसूल किया है। सर जी, एडवांस जो आपने वसूल किया 8.2 मिलियन का, ये आप एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि सप्लाई हो गई है। जब आपने पैसे वसूल कर लिए हैं, जब भी करना है फर्क नहीं पड़ता। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, लोकल गवर्नमेंट को आपने सप्लाई किया कितने का? 19 मिलियन का। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया? 0.5% डिस्काउंट दिया, यानी ये 0.95 है। 19 डिवाइड बाय 0.95, ये जितना बना, इसमें से 2% माइनस कर सकते हैं, 5% माइनस नहीं कर सकते। तो इसमें से -2% माइनस कर दो। 2% माइनस कर सकते हैं। तो इसको इसको अगर मैं वर्किंग करूं तो 2% तो माइनस किया जा सकता है। सिर्फ किसका 2% है? 19 डिवाइड बाय 0.95 करेंगे तो ये बनेगा 20। तो 20 का 2% माइनस किया जा सकता है। सर ये नॉर्मल वैल्यू बनेगी, तो 19 डिवाइड बाय 0.95 माइनस 2% इंटू 20। जी आंसर बताइएगा। 19.6। अच्छा जनाब, टैक्सेबल गुड्स वर्थ 1.6 सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा जी, ये तो सिंपल टैक्सेबल गुड्स जो है जिनकी वर्थ 1.5 मिलियन है, ये अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई है। जी, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर 1.5 मिलियन लिख दीजिए, सिंपल। अच्छा जनाब, ये भी हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पर जाते हैं। 15 फरवरी 2026 को MA पेड ₹5 मिलियन टू सेटल द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिलेटिंग टू टैक्सेबल रॉ मटेरियल परचेज ऑन 10 अगस्त। सर जी, 10 अगस्त को खरीदा था। अगस्त के दिन आ गए 21, अगस्त के बाद सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 15। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये बन गए 153। ये हो गए, और 20 दिन वो हो गए 153, 163, 173, 174। 174 में भी 15 प्लस करेंगे तो तकरीबन ये 189 डेज बनेंगे। सर जी, 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी, आपने 189 डेज लगा दिए। इस केस में ये जो 5 मिलियन है, इसका आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ था, इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। पेमेंट आफ्टर 180 डेज, 5 मिलियन का रिवर्स। सर ड्यूरिंग ड्यूरिंग फरवरी 2026 MA डिस्ट्रीब्यूटेड को गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 3.8 मिलियन। अब याद रखिएगा, गिफ्ट वाउचर कुछ नहीं है। या तो आप उसको क्या करें, या तो आप उसको वो चीज दें तो उसको हम कहेंगे ये सैम्पलिंग कर दी है,
तो ये सप्लाई हो जाएगी। गिफ्ट वाउचर तो सिर्फ एक कागज है, जब वो चीज सप्लाई की जाएगी तब उसे सप्लाई माना जाएगा, जब वो चीज दी जाएगी। तो गिफ्ट वाउचर जो है वो सप्लाई नहीं होगा। गिफ्ट वाउचर इसका कुछ भी नहीं करेंगे। फिर आ गया सेल्स टैक्स रिटर्न में अक्टूबर 2025, इनपुट टैक्स ऑन परचेज। अब आपकी अक्टूबर के महीने की रिटर्न में आपने गलती से 4.5 लिख दिया था, जबकि असल रकम 5.4 थे। 0.9 मिलियन से वैल्यू कम लिख दी थी। सर आपने 0.9 से वैल्यू कम लिख दी थी। यहाँ की खास बात ये कि अब आप 0.9 यहाँ पर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? सर ये टैक्स की वैल्यू है, ये टैक्स की वैल्यू है, तो ये 18% लगाने के बाद वाली वैल्यू होगी। तो इसको आपको बाद में प्लेस करना पड़ेगा, अभी नहीं कर सकते आप। यहाँ पर आप ये सारी वर्किंग कर ली, ये लास्ट एडजस्टमेंट ही थी। चलो इसको परसेंटेज के बाद लगाना है। जरा इसको टोटल कर लीजिए। मुझे बताइए आउटपुट टैक्स का टोटल कितना हुआ। 28 प्लस 6 प्लस 8.2 प्लस 19.6 और प्लस 1.5। जी। जल्दी से बता दीजिए। 18% लीजिए। 63.3। और सेल्स टैक्स लगना है एट द रेट ऑफ 18%, तो ये बन गया 18% भी ले लीजिए इसका। 11.39 है, इसको राउंड ऑफ करके 4 कर लीजिए। ये आपकी आउटपुट टैक्स की वर्किंग तो हो गई पूरी। यहां पर आ जाते हैं। जी, इसको टोटल कीजिएगा। ये कितना आ रहा है? 94.72। अच्छा, आपने जब ये कर लिया तो इसके फौरी बाद आपने क्या करना है? आपने इसको आपने टोटल कर लिया है। इसमें सबसे पहले तो जो एक्सपोर्ट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट है उसको आप लेस कर दीजिए, क्योंकि आप तो कॉमन, आप तो अब टैक्सेबल और एक्सपोर्ट ही है ना। एक्सपोर्ट वाली आइटम को अलहदा कर दें, जो बन रहा है 49.92, इसको अलहदा कर दीजिए। जी कितना रह गया? उन्नीस में से 44.8। ठीक हो गया सर जी, ये 44.8 आ गया। अब ये जो 44.8 आया है, इस पर आपने 18% लगा देना है। 44.6 आ रहा है। 8.06 आ रहा है।
अब ये जब आपने सेल्स टैक्स लगा दिया, अब इसमें आपने वो लास्ट वाली एडजस्टमेंट ऐड करनी है, ये वाली, जो 0.9 मिलियन का टैक्स आप, ये अक्टूबर से रिलेटेड टैक्स है। देखिए टैक्स में टैक्स की अमाउंट ऐड करनी है, अक्टूबर टैक्स कितना, 0.9। अब इसको जमा करेंगे तो ये बनेगा 8.96। ये आपका इनपुट टैक्स है, और ये सारे का सारा टैक्सेबल के लिए है। ये इनपुट टैक्स। अच्छा जी, अब जो बकाया इनपुट टैक्स रह गया 49.92 का, उसके लिए आपने एक्सपोर्ट की वर्किंग ऑलरेडी की हुई है। अब इसको देख लीजिए, ये इस पर टैक्स कितना बनेगा, 20 का 18% बनेगा 3.6। 3.6 ये आपने यहाँ पर ले लिया। तो सर आपकी सारी वर्किंग हो गई। सर जी अपोर्शनमेंट तो यहाँ पर होनी नहीं थी, क्योंकि एक्सपोर्ट की एक ही आइटम थी, आपको उसका पहले ही पता है कि उसका इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है, तो क्या ये पोर्शन करेंगे, उसके लिए अपोर्शनमेंट होनी ही नहीं थी। ये सारी एडजस्टमेंट आपकी मुकम्मल हो गई। अब सिर्फ आपने प्लेस करनी है चीजें। सबसे पहले आ गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यहां से प्लेस कर दें 11.4। एक मिनट में आपसे पहले फीडबैक ले लूं, मेरी आइटम सिर्फ प्लेस होनी रह गई। आप में से किसी बच्चे को यहां तक में कोई मसला है तो प्लीज बताइए। सर प्लीज, अगर यहां तक आपको सारा सवाल अच्छे से समझ आ गया तो डबल बाय, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज नो लिख दीजिए, मुझे पता चल जाए। अगर कभी भी कंफ्यूजन्स बाकी हैं तो सिंगल वाई लिख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हर चीज सही से समझ आ रही है तो प्लीज डबल वाई दें, ताकि मुझे पता चले कि मामला ठीक चल रहा है। अदनान भाई कह रहे हैं कैलकुलेशन ठीक नहीं की। ओके अदनान भाई, इसका क्या जवाब दूं आपको। मुझे लग रहा है कि आप एक बार इस क्वेश्चन को वो होने दें, ओवरऑल चलने दें, फिर उसके बाद आप वो करते हैं। सर अफान कह रहे हैं कि इनपुट टैक्स 74.72 बन रहा है। इनपुट टैक्स 74.72 बन रहा है, जरा देखिएगा। सर 28 एक है, 49.92 एक है, 18 एक है, 5 लेस किया है। जरा इसको टोटल करके बताएं, क्या यही बन रहा है 94.72? यही बन रहा है। इसके बाद चूंकि वो सारा एक्सपोर्ट कर दिया था, इसके बाद जो एक्सपोर्ट रिलेटेड था उसको निकाल दिया तो 44.8 बन रहा है। अफान खान आप ये बात कह तो रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप इस सवाल को पूरा कंप्लीट होने दीजिए। कौन सा 20? 20, अच्छा ओके ओके, मुझे इसको देखने दीजिए।
मैं वो ऐड नहीं करना चाहिए ना। अफान भाई कह रहे हैं कि 74.72 आ रहा है, और ये ठीक कह रहे हैं। ओके, मुझे एक बार चेक करने दें। यार ये सिंपल कैलकुलेशन है, टोटल असल में मुझे जो बताया जा रहा है मैं वो लिखता जा रहा हूँ। लेकिन एक मिनट ठहरिए, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इसको देखना होगा। एक मिनट सर जी, इसके अंदर ये आ रहा था 74.72 आ रहा था ना। प्लीज इसको 74 कर दीजिए। अफान आप ठीक कह रहे हैं, बच्चे वैसे सारे कमेंट में भी मुझे यही लिख रहे थे। इसके बाद यहां पर कितना आया? 74.72 में से 49.92 लेस कीजिए। 24.8, 24.8 का 18% ले लीजिए। जी सर। 24.8 का 18% कितना बना? 44 का 8 आ रहा था, 24 का 9 आएगा, क्या हो गया? 24.8 का 18% ले लीजिए। जी। 4.46। बिस्मिल्लाह। उसमें 0.9 ऐड कर दीजिए। 5.3, 5.36। सर जी मुझे बताइएगा, अब आप लोग जैसे कह रहे थे, मैंने उसको देखकर। अच्छा जनाब। ले सर। 5.36 आया मेरे पास फाइनल इनपुट। एक फिगर जो है वो मिसकैलकुलेट हो गई, बहरहाल हमने उसको करेक्ट कर लिया है, और हम राइटली सवाल को कर रहे हैं। ये टोटल करने में एक गलती थी, जैसे जैसे आप लोग बोल रहे थे मैं लिखता गया, लेकिन जब दरमियान में एक पॉइंट पर वो छोटा सा मिसकैलकुलेशन होगी। बहरहाल हमने इसको ठीक कर लिया है। आउटपुट आपके पास आ गया। अब हम चलते हैं इनपुट की तरफ। इनपुट टैक्स क्या है? इनपुट टैक्स होता है लोअर ऑफ। ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ उसने सवाल में? नहीं दिया हुआ। फॉर द पीरियड दिया हुआ उसने? फॉर द पीरियड तो हमने भी निकाला है, अभी निकाला है भाई, और उसको शुक्र है ठीक कर दिया था, नहीं तो 5.36, नहीं तो एंड पे ख्वारी हो जानी थी। इसको कंपेयर करेंगे 90% ऑफ आउटपुट के साथ। 11.4 का 90% ले लीजिए। 10.26। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? लोअर। 5.36 या 10.26? जाहिर बात है लोअर लेंगे, 5.36। फिर उसके बाद हम लेस करेंगे इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, या फिक्स एसेट कह लीजिए। जी वो कितना आ गया? वो आ गया हमारा 3.36।
6। 11.4 में से ये दोनों लेस करके देखें आंसर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। 11.4 में से 5.3 5 और 3 8 है, लाजमी तौर पे आंसर प्लस आएगा। इसी में ही ऐड कर दीजिए फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी दो एडजस्टमेंट्स थी। एक एडजस्टमेंट जो थी वो तो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी की थी, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी पर तो कोई टैक्स नहीं लगना था। फर्दर टैक्स लोकल गवर्नमेंट पर तो नहीं एप्लीकेबल होना था, लेकिन अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर था ना दूसरा, अनरजिस्टर्ड पर्सन कह ले देते हैं सिंपल, उस पर वो लेंगे कितना सर जी। 1.5 मिलियन था, इसका 4%। जी बताइएगा। 0.06 इसको ऐड करना, और अब हमारे पास निकल आएगा सेल्स टैक्स पेबल। जी 11.4 माइनस 5.36 माइनस 3.6 प्लस 0.06। जी आंसर बताइएगा। पूरा 2.5 आ रहा है, 2.50 है। चलो जी 2.50 ये आ गया। अब उसके बाद आ गया एक्स। सर जी इनपुट टैक्स रिफंडेबल है ही नहीं, सॉरी, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं, अलबत्ता एक्सपोर्ट रिफंडेबल जरूर आ जाएगा हमारे पास, वो हमने उसकी वर्किंग नंबर 4 की थी, और वो और ये वैसे कर दी हुई 12.48, 12.48। यहां पर एक छोटी सी बात है, सवाल मैंने पूरा हल करा दिया, एक छोटी सी बात है कि भाई अगर कोई बच्चा ये अज्यूम करता है कि इस पर 18% लगना था, तो वो उसके साथ भी कर सकता था, उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम हो और इंपोर्ट की बात आए तो आप जरूर उसको 18% करें। असल में इसमें इसने आइटम भी मेंशन नहीं की थी, लेकिन जिस तरह आई कैप ने किया मेरा ख्याल है उसको ऑप्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर जी इस तरह से ये सवाल करना था। जी मुझे एक बार बता दीजिए क्या अच्छे से समझ आ गया। प्लीज अगर अच्छे से समझ आ गया तो डबल वाई, और अगर प्रॉब्लम है कहीं पे तो प्लीज वो पूछिए। जो मेरा प्लान था सवाल कराने का वो मैंने करा लिया सर। न्यूमेरिकल के अलावा वो कहाँ से क्वेश्चन करता है सेल्स टैक्स में। कभी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछ लेता है, कभी वो रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पूछ लेता है। इस बार के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसको पूछ लेता है। जी असल में हमारा आज का दिन डेडिकेटेड था सेल्स टैक्स के लिए, और कल का दिन इनकम टैक्स के लिए था। मैंने इनकम टैक्स को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करके उसको कंक्लूड किया था, और दूसरे नंबर पे फिर हम इधर आ गए थे, और हमने इस जगह पर यानी सेल्स टैक्स में भी मैंने आज काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको फाइनली एक न्यूमेरिकल करवा दिया है, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल है। जी सर मेरे आखिरी 10 मिनट आपके क्वेश्चंस आंसर के लिए डेडिकेटेड हैं। सर ये यूट्यूब पर अपलोड होगी, होनी तो चाहिए, इसका जवाब हमें मिस सबा मौजूद हैं, वो बेहतर तरीके से दे सकती हैं मुझसे। आई कैब रिप्रेजेंटेटिव कि ये कब तक अपलोड होगी यूट्यूब पर। इस वक्त लाइव तो यूट्यूब पर आ रही है ये, नहीं आ रही यूट्यूब पर लाइव, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। जी
आपके जो सवाल हैं वो प्लीज पूछिए। सर, अनसीन न्यूमेरिकल तो दें हम सर जी, आपके पास जितने न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आई कैप की बुक उठा लें, मैंने मेरी किताब में तकरीबन 24 के करीब न्यूमेरिकल्स हैं। मुझे लगता है अगर आप वो कर लें तो मोर देन एनफ होता है। बल्कि सच्ची बात यह है कि अगर आप पिछले 5 साल के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर लें तो बहुत है। आप 2 बार न्यूमेरिकल जरूर सारे कीजिए, तो कम से कम 2 बार कीजिए, ताकि साद ने कहा एओपी के न्यूमेरिकल का, भाई एओपी का न्यूमेरिकल हम टाइम लिमिटेशन की वजह से नहीं कर सके। अलबत्ता उसको आप देख लीजिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थ्योरी के लिए कौन से तो एरिया पर ज्यादा फोकस करें, थ्योरी के लिए चैप्टर 1 to 3 का एरिया इंपॉर्टेंट है, वो देख लें। 14, 15, 16 रिटर्न असेसमेंट अपील, वो वाला एरिया देख लें। और लास्ट में 17, 18, 19 में जो ये जो सेल्स टैक्स की थ्योरी है, वो वाला एरिया देख लीजिए। सर, ओनली 6 कैजुअल आइटम एग्जाम्प्ट है और 5th कैजुअल आइटम जीरो रेटेड है। एनी अदर एग्जाम्प्ट सप्लाईज वी शुड नो और नो। सर जी यही है, और इसके लिए पूरा स्केड्यूल है, और जो आइटम एग्जाम्प्ट होती हैं वो उस जगह उस स्केड्यूल में ऐड कर दी जाती हैं, और जिनकी एग्जामिनेशन खत्म होती है उसको 6 स्केड्यूल से निकाल दिया जाता है। सिमिलरली जो आइटम्स जीरो रेटेड होती हैं उनको फिक्स स्केड्यूल में ऐड कर दिया जाता है, और जिनका जीरो रेटिंग खत्म करते हैं उसको फिक्स स्केड्यूल में से निकाल दिया जाता है। आप मेरे YouTube चैनल पर चले जाइए, वहां पर सारा कंटेंट मौजूद है। आपको मैं बताता चलूं, और दो, मैं सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वाला पढ़ाने का तरीका समझ आया है तो ये अली इमरान एसीए लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पर मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें लेटेस्ट प्लेलिस्ट मौजूद है इंशाल्लाह। क्या कहते हैं उसकी, और अगर नहीं मौजूद तो इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह शाम तक उसको हम अपलोड कर देंगे, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सर जी मैं इस बारे में कल भी बात कर चुका हूँ कि पेपर अटेम्प्ट करने का तरीके के बारे में पूछ रहे हैं, तो सर सबसे पहले आपने पूरा पेपर थॉरोली पढ़ना है, और एमसीक्यू की बजाय सबसे पहले जो रट्टे वाले सवाल आपको आते हैं आपने वो करने हैं। हाँ, अलबत्ता वो करने के बाद फिर उसके बाद आपने एमसीक्यूज की तरफ आना है, और फिर उसके बाद आपने छोटे न्यूमेरिकल्स करने हैं जो हेड ऑफ इनकम की तरह के होते हैं, या वो कह देता है वैल्यू ऑफ सप्लाई बताएं, या वो कोई एडजस्टमेंट दे देता है, वो करने हैं, और फिर उसके बाद बड़े न्यूमेरिकल करने हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड तरतीब बनती है इस पेपर की। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपको रट्टे वाले सवाल आते हैं तो पहले वो कीजिए और उसके बाद एमसीक्यू कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू बाजों का तो आपको पेपर में पैनिक कर देता है। मैं अक्सर ये बात समझाने के लिए आपको बताता हूँ, इमेजिन करें कि एक बच्चा जो जिसने क्वेश्चन खोला है, क्वेश्चन पेपर उसने हाथ में रखा है, और पहला एमसीक्यू देखा उसे नहीं आ रहा, दूसरा एमसीक्यू देखा उसे नहीं आ रहा, तीसरा एमसीक्यू देखा उसे नहीं आ रहा, पहले पहले सफे पर 3 एमसीक्यू से 30 तीनों नहीं आते, तो यकीन माने 100 नंबर का पेपर है और उसे 3 मार्क्स का पेपर नहीं आ रहा, और वो ये समझेगा कि मैं फेल हो जाऊं, उसका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा, हालांकि 97 मार्क्स का पेपर उसने अभी तक देखा भी नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू कि पेपर को उल्टा पढ़ना शुरू करें, चैप्टर 1 to 3 वाला सवाल ढूंढे, पहले वो कर लें, आप थ्योरेटिकल नेचर के सवाल कर लें, ताकि आपको जब 20, 25, 30 मार्क्स का पेपर, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये तो सीधा सीधा आसान है, ये मैं अभी कर लेता हूँ, न्यूमेरिकल इंशाल्लाह देख लेंगे, मैंने प्रैक्टिस की हुई है, उसके बाद आप एमसीक्यू करेंगे तो उसका सिनेरियो सिचुएशन और होगी। बट आई एम अफ्रेड कि अगर आप सबसे पहले से एमसीक्यूज देखें और कोई कि ये तो हलवा है, ये तो मैं करूं, इसमें तो सिर्फ एक टिक ही लगाना होता है, और सर टिक नहीं होता।
यकीन करें ये न्यूमेरिकल ऐड करने की वजह से इस पेपर के डिफिकल्टी लेवल बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। अलबत्ता सजेशन यही है, पहले सीधे सीधे सवाल करें, फिर उसके बाद बाकी काम करें। ईपीजी में फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई करेंगे तो वो जीरो रेटेड होगी, यस। लेकिन अगर ईपीजी में कंजम्पशन के लिए करेंगे तो जीरो रेटेड नहीं होगी। पिछली बार टैग 42 पे फेल हुआ, एमसीक्यू सिर्फ 3 सही हुए थे। एमसीक्यूज पर ना रिलाय करना है ना फोकस करना है। एमसीक्यू करने जरूर है, लेकिन पहले जो आता है वो कर लो, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ो। अगर आपको सवाल देख के लगता है ये मुझे आता है तो वो वाला सवाल करें। अगर आपको रट्टे वाले सवाल देख के लगता है ये मुझे आता है तो वो वाला सवाल करें। अगर आपको रेजेंट पर्सन वाला सवाल आया और आपको पता चल रहा है कैसे दिन की कैलकुलेशन करनी तो वो वाला सवाल करें। अगर आपको कोई सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम वाला सवाल आ गया, फॉर एग्जांपल कोई एफटीआर की एडजस्टमेंट आ गई, आपको पता है यार ये चीजें तो बिल्कुल सिंपल है, हेड्स ऑफ इनकम का सवाल आ गया, प्रॉपर्टी का सवाल आ गया, वो वाले सवाल जो आते हैं वो कर लें, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ लें। बड़े न्यूमेरिकल करने से पहले पढ़े, यस। लेकिन बाकी अगर सवाल जो छोटे आते हैं हमेशा पहले वो करें। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एमसीक्यू की वजह से बच्चा पैनिक करके अपना पेपर लूज कर सकता है, और कर रहे हैं बच्चे। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इस पर मैं जज्बाती हो गया था, मैंने बता दिया सर। अगर पहले 3 चैप्टर करें और न्यूमेरिकल सही से कर लें तो पेपर पास हो जाएगा। पेपर पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा पहले 3 चैप्टर में से 5 से 8 नंबर का ही आना है। वो तैयार कर लिया, सेल्स टैक्स की थ्योरी तैयार कर ली, हेड्स ऑफ इनकम कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए, पास से पास तो हो सकता है अगर उस टाइप के उस तरह के न्यूमेरिकल आगे जिस तरह की आपने तैयारी की थी। ईपीजी में फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई करें तो एक्सपोर्ट होगी, ये बात हो गई है। सर इस क्वेश्चन में काफी न्यू एडजस्टमेंट थी जो पास पेपर में नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको जो पेपर आना है उसमें भी बहुत सी एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो पास पेपर में नहीं होंगी। सर तभी तो आपको इतना टाइम लगा के सारी थ्योरी पढ़ाते हैं और समझाते हैं। आप मुझे ये बात भी कह सकते हैं कि सर आप तो कह रहे थे कि ये सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल का सेशन है और सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल की मास्टर क्लास है, तो सर आपने न्यूमेरिकल तो कराया, आपने आखिरी आधे टाइम में तो, आधे टाइम में तो आपने न्यूमेरिकल कराया नहीं है। सर जी आधे टाइम में मैंने आपको वो वाली सारी एडजस्टमेंट कराई है जो आपको पेपर में आनी है और जो इससे पहले नहीं आई होंगी। सेम गोज विथ इनकम टैक्स। तो अगर मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं तो मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा कि चलो आप न्यूमेरिकल करें, बहुत बहुत मजा आएगा। सर जी मुझे आपको वो सारी एडजस्टमेंट, वो सारी कानून की बातें बतानी पड़ेंगी जिसके बाद में आपको इस काबिल हो जाएंगे कि न्यूमेरिकल कर सकें। सर ये बातें थी मैंने डिस्कस कर ली, और दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप कामयाब हो जाएं। इंशाल्लाह आज, जी मैं आपको, मेरे नाम से यूट्यूब पर सर्च कर लें अली इमरान एसीए, उसमें आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर जो रिवीजन है, जो चैप्टर्स मैं नहीं करा सका वो मैं वहां पर अपलोड कर दिए, वो वहां पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर टाइम लिमिटेड था, लेकिन स्टूडेंट की सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। अपलोडेड है, कुछ चीजें अगर कम है तो वो इंशाल्लाह आज में अपलोड हो जाएंगे और आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगी ताकि आप तैयारी करके पेपर में अपियर हो जाएं। जी सर जी, अनसीन न्यूमेरिकल आई कैप, असल में आपने आई कैप के न्यूमेरिकल करें। अगर आपने ये वाला न्यूमेरिकल कर लिया तो इससे पिछला कर लें, उससे पिछला कर लें, उससे पिछला कर लें। आई कैप अपने तौर पे एक नई चीज बनाता है जिसको आप आई कैप के पेपर में ही विटनेस कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसी चीज कहते हैं कि नए न्यूमेरिकल, तो नए न्यूमेरिकल बनाना तो इस वक्त कोई मुश्किल बात नहीं है ना। चैट जीपीटी में आई कैप का न्यूमेरिकल डालें और उससे कहेंगे इस तरह के 2 न्यूमेरिकल बना दे, साथ सोल्यूशन दे दे, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम तो आपको ये इसलिए कह रहे हैं कि आई कैप जिस पैटर्न पे चल रहा है उसको उसके मुताबिक चलाया जाए। जी, और कोई सवाल पूछना चाहें? सर मैंने अपने तौर पे मैक्सिमम एफर्ट की क्लास से पहले इसके बारे से प्लान किया कि किस तरह से हम
एक वाकई मास्टर सेशन और पावर सेशन आप लोगों को दे सकें, आप लोगों को जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ उनकी वैल्यू ऐड कर सकें, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ उनको ऐसे पढ़ाएंगे वो भी चीज़ों को कवर कर सकें और आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। बड़ा अच्छा सेशन रहा आप लोगों के साथ। और दुआ आप लोगों की ये है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सपोर्ट एक होती सिर्फ दुआ, दुआ, और हेलो। एक होती दवा। दुआ ही है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और दवा ये है कि मैं आप लोगों के लिए हेलो। जेन्युइनली हाजिर हूँ। आप लोग सिर्फ एक व्हाट्सएप करके मुझसे जो सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और ये मैं अपना पर्सनल नंबर सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट के लिए शेयर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये एट टाइम्स मुसीबत बन जाती है, लेकिन अगर उस मुसीबत से निकल के आप लोगों को कोई फायदा हो पाए तो मैं हाजिर हूँ।